हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दासु एकेडमी। गाइस, जो आज का लेक्चर है वो आरआरबी लॉ ऑफिसर स्किल 2 के प्रोफेशनल नॉलेज का है। इससे पहले इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज का ये सेकंड लेक्चर है, जो काफ़ी रिसर्च के द्वारा बनाया गया है फ्रेंड। और इसे वीडियो को आप काफ़ी इन्जॉय करें, क्योंकि आपके जो पेपर में है, जो क्वेश्चन पेपर में है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको कराए जाएंगे। तो चलिए बिना समय ख़राब किए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए गाइज, शुरू करते हैं क्वेश्चन। गाइज, ये पहला क्वेश्चन है, माल विक्रय अधिनियम 1930, जिसको हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बोलते हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि किस धारा में विक्रय के पूर्व किंतु विक्रय करने के करार के पश्चात माल का नष्ट होना, इसको कह रहे हैं गुड प्रिसाइनिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। कहने का मतलब ये है कि विक्रय के पूर्व ही या विक्रय करने के बाद जो गुड्स है वो उसका नष्ट हो जाना, ये किस धारा में डिफाइन है। समझ गए फ्रेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फिर मैं आपको बताता हूं। कहने का मतलब ये है कि गुड्स प्रिसाइजिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। कहने का मतलब ये है, पहली चीज़ ये जान ले कि डिफाइन कहाँ पे है, तो सेक्शन 8 में डिफाइन है, धारा 8 में डिफाइन है ये। कहने का मतलब ये है कि जिस स्पेसिफिक गुड्स के लिए जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, स्पेसिफिक गुड के लिए जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो उस एग्रीमेंट के पहले ही अगर जो रिस्क अगर बायर पे अगर शिफ्ट हो रहा है, बायर पे शिफ्ट हो रहा है, और जो गुड्स है वो चाहे बायर है या सेलर है, अगर उसकी किसी डिफ़ॉल्ट या फॉल्ट की वजह से अगर गुड्स ख़राब हो जा रहा है या नष्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो और जैसा भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया था कि ये गुड्स ऐसा होगा, गुड्स वैसा होगा, अगर वो उस तरीके से नहीं हो जाता है तो वो सारे गुड्स का जो भी एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। आई होप फ्रेंड आप लोगों ने समझा। कहने का मतलब ये है फ्रेंड, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर किसी के कसूर के बिना ही, अगर फॉल्ट के बिना ही अगर गुड्स जैसा भी उसको डिस्क्राइब किया गया था अगर उस तरीके से नहीं है, तो वहाँ वो गुड्स वाइड हो जाएगा। और ये चीज़ें डिफाइन है सेक्शन 8 में। इससे इंपॉर्टेंट भी एक जुड़ा और है सेक्शन 7। सेक्शन 7 में भी यही चीज़ें बताई गई हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेंड। वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 7 में कि संविदा की जाने के पूर्व ही माल का नष्ट हो जाना, यानी गुड्स प्रिसाइजिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले अगर गुड्स, ठीक है, गुड्स खराब हो जा रही है, नष्ट हो जा रही है, तो भी क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, जो एग्रीमेंट होगा, वो क्या होगा, वाइड हो जाएगा, संविदा वहाँ हमारी शून्य हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के नॉलेज के बिना, जैसे अगर जो सेल बायर है जो अगर बेच रहा है, ठीक है, सेलर जो बेच रहा है, अगर उसके नॉलेज के बिना उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसको पता नहीं था कि वो जो गुड्स है वो ख़राब हो गया है, ठीक है, जो डिस्क्राइब उसने किया था, अगर वो भी चीज़ें नहीं है तो क्या होगा, वो वाइड हो जाएगा, वो सारे संविदा क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जो सेक्शन है, सेक्शन 7 और सेक्शन 8, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी ध्यान से इसको क्वेश्चन पढ़िएगा और अपने बेयर एक्ट में काफ़ी अच्छे से इसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। गाइज, अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। संविधान से क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड, हमने जो लिस्ट आपको बताई थी वहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिस्ट में नोट नहीं था बेयर एक्ट के, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है आपका इम्पोर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आपका इम्पोर्टेंट है, कंपनी लॉ भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीन हमने बेयर एक्ट, वहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पे हम ऐड नहीं कर पाए थे, तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद पूछा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो ये जान ले फ्रेंड, आर्टिकल 41 क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे आपके लॉ ऑफिसर स्किल 2 में पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो तीन चीज़ें और जान लें, जैसे ये 43 है, 43 है कर्मकारों के लिए, ठीक है, कर्मकारों के लिए है। और 44 में क्या है, सिविल कोड है, ठीक है, समान संहिता है। बाकी 42 43 का आप कमेंट करके बताएं कि उसमें क्या बताया गया है।
अब गाइस बात करेंगे डीआरटी से डीआरएटी में अपील करने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जान लें कि ये चीज़ें आपको सरफेसी के सेक्शन 17 में मिलेगा, सेक्शन 17 में आपको मिलेगा। और ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है फ्रेंड, काफ़ी बार पूछा गया है कि डीआरटी से अगर हमें डीआरएटी में अपील करनी है तो हमें कितने दिनों में अपील करनी होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये जान लीजिए, अगर डीआरटी से डीआरएटी में जाते हैं तो वहाँ पे कितना टाइम पीरियड है, 45 डेज। इसे नोट कर लें। आप एक चार्ट बना लें फ्रेंड, जहाँ पे जितनी भी डेट है कि कितने दिन में कहाँ पे अपील होगी, उसका एक आप बना के रखें, जिससे आपको काफ़ी इजी होगा जानने में कि कौन सी जो भी अपील है उसकी क्या है समय सीमा। तो ये जान लीजिए, इसका जो समय सीमा है 45 डेज है अगर हम डीआरटी से डीआरएटी में जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जो सेक्शन 17 है सरफेसी एक्ट का, वो क्या कहता है, एप्लीकेशन अगेंस्ट मीजर्स टू रिकवर सेक्योर डेप्ट। कहने का मतलब है प्रतिभूत ऋणों की वसूली के उपायों के विरुद्ध आवेदन है, सेक्शन 17 में दिया गया है ये। और अगर हम डीआरटी से डीआरटी में अपील करते हैं तो वहाँ 45 डेज के दिन के अंदर जो है हमें डीआरटी में अपील कर देनी होगी। डीआरटी का पूरा नाम है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और डीआरटी का डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये नाम है। ठीक है, 45 डेज़ के बाद जो है अगर आपको कोई रिजनेबल रीज़न है तो फिर से एक्सेप्ट किया जाएगा, न था 45 डेज़ के बाद कोई अपील एक्सेप्ट नहीं होगी, ये आप जान के रखें। यहाँ पे डीआरटी में कोई भी कर सकता है, ठीक है, बैंक भी कर सकती है या आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, डीआरटी में अपील कर सकते हैं, दोनों के लिए है। ओके फ्रेंड, आई होप ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और सेक्शन 17 सरफेसी का जरूर रीड करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइस अब बात करते हैं एनआई एक्ट 1881 की, जिसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें पूछा गया है कि जो बिल का अनादर है, ठीक है, बिल का अनादर किस धारा में दिया गया है। ठीक है, तो बिल का अनादर काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। बिल का अनादर दिया गया है 138 में, 138 में दिया गया है। इसको बोलते हैं कि डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड इन द अकाउंट। कहने का मतलब खाते में धन की अपर्याप्तता, यानी जो आपने चेक दिया है किसी को, ठीक है, जितने का बाय द वे आपने 100 रुपये का किसी को चेक दिया है और आपके अकाउंट में जो है सिर्फ 50 रुपीज़ है, तो क्या होगा, वो चेक लगाएगा और बैंक से चेक बाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके अकाउंट में जो क्या है वो इनसफिशियंट फंड है, तो ये चीज़ें बाउंस हो जाती हैं और इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। ये सेक्शन 38 में एनआई के दिया गया हुआ है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। यहाँ पे जो है आपको जो पनिशमेंट है वो 2 साल की सज़ा हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और इसमें है कि आपको जो नोटिस है, ठीक है, आपको जो सूचना देना है, ठीक है, वो 30 दिन के अंदर, आप जिस जिस दिन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, जिस दिन चेक बाउंस हो रही है, उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर आपको एक नोटिस देना है उनको। ठीक है, 30 डेज, ये भी याद रखें, काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद जिस दिन नोटिस उनको मिल जाती है, रिसीव्ड हो जाती है, उस दिन से 15 दिन के अंदर अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो हम शूट फाइल कर सकते हैं, सिर्फ 15 डेज़। तो डेट काफ़ी जो डेज़ होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 138 में जिस डेट को चेक बाउंस हो रहा है इनसफिशिएंट फंड का, उस दिन से 30 डेज़ के अंदर आपको एक हमको लीगल नोटिस भेजना होगा। ठीक है, उस लीगल नोटिस को एक्सेप्ट होने के दिन से 15 दिन के अंदर अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो आप सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें अब क्या है कि पहले आप 20% अमाउंट जमा करना पड़ेगा आपको, उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। गाइस बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, तो फ्रेंड ये जान लें कि इसका जो आर्टिकल है 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये तीनों जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, संविधान के, उन तीनों अनुच्छेदों को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल बनता है। यानी 14 में क्या है, 14 में समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी है। 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और 21 में है प्राणदायक और स्वतंत्रता। तो तीनों को मिला के गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। तो ये जान लें, कॉन्स्टिट्यूशन से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, आई होप फ्रेंड आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड आपको यहाँ पे इतने क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज के दिए जाएंगे जिससे मतलब आपका काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। बस इस चैनल को आप फॉलो करते रहिए। ठीक है फ्रेंड, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।
गॉड ब्लेस यू टू ऑल।